वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल का 1990 से जनवरी 2023 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप नए बने हुए चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो घटना चक्र का बेनिफिट्स मैं पहले ही बता दिया है कि आर ओ या यूपीएससी या यूपीपीसीएस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग 33 साल के PYQ हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बेनिफिशियल होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक लेक्चर नंबर 9। तो आज हम करेंगे मिट्टियाँ। तो मिट्टियाँ में पहले काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। कपास की मिट्टी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चारनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16% लगभग है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोग होती है। इसमें चूना, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र देख सकते हैं आप मैप में। ये बीच में जो दक्कन एरिया है वहाँ का है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत के किन मिट्टियों में भारत के की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो वह रेगुर मिट्टी बेसाल्ट लावा के। भारत में काली कपास की मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो वह हुई है बिदरी ज्वालामुखी चट्टान से। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? वो है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो नाम से जानी जाती है रेगुर। दक्षिण ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें क्या सही है? तो इसमें जो है ये सही है, लेकिन उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम पाया जाता है, ना कि ये। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है केसर की। करेवा केसर के लिए है। और नेक्स्ट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण है उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। क्योंकि काली मिट्टी में तीव्र जलधारा की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली काली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और दूसरा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण है इनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी जो ए सही है, क्योंकि इसमें अभी बताया गया जैव। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है कई बार। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती में सबसे उपयुक्त है? तो वह है काली मिट्टी। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मालवा पठार में पाई जाती हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है तो वह है काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है। वह कौन सी मिट्टी है? तो वह है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो इसमें ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये नहीं हो तो मध्य प्रदेश मतलब पठारी एरिया में पाई जाती है। दूसरा है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन द्वारा किया गया। इनका नाम लैटिन भाषा के लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने के बाद ये मिट्टियाँ मक्खन की तरह मुलायम परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ठेलेदार हो जाती हैं। मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र, तो यह देख सकते हैं ये लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है।
जहाँ पर भारी वर्षा होती है। लेटराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों के में पाई जाती हैं और उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटाश, चूना, कार्बनिक अम्लों की कमी मिलती है। मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोगी नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत में 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन, भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये साधारण लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन, पोटाश के समृद्ध होते हैं। उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये पहला सही है और चौथा सही है, बाकी नहीं सही है। तो लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग के लोहे ऑक्साइड के कारण होती है। मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। लैटेराइट मृदा में जैविक ह्यूमस समृद्ध होता है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये गलत है। बाकी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। कथन है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र के उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है और कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला प्रकार की है। तो इसमें जो है ए सही है, आर गलत है, क्योंकि प्रश्न में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपी क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपी क्षेत्र 40% था, अतः का ए सही है। लैटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन से निर्मित होती है। भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटेराइट मिलती है महाराष्ट्र में। तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है और उसके बाद महाराष्ट्र में है, क्योंकि केरल नहीं है इसलिए महाराष्ट्र। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ पर है? तो वो है मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो उनमें चूना की प्रचुर मात्रा में नहीं होती है, तो ये गलत है। बाकी वे अर्ध अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी बात सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो वह है लैटेराइट। दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के लगभग 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैली हुई है। मिट्टी पंजाब के असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी में फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती में इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। इनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी 40% बालू के कण और 40% मृतिका एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आप देख सकते हैं ऊपर पूरा। और जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नवीन जलोढ़ खादर। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। इन मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। प्राचीन जलोढ़ बांगर जिन्हें कहते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से बहुत ऊंचाई पर होती है। मिट्टी का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। इनमें चूनेदार कंकड़ के पिंड होते हैं। ये बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन कारण रेत का जमाव होता है। ये मिट्टी कम उर्वर होती है, इनमें विनियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। भाबर क्या है? शिवालिका के गिरिपदीय क्षेत्र में दलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है, इनमें भाबर कहा जाता है। भारत के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ मिट्टी नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। ऊंचाई के भागों में प्राचीन जलोढ़ को राढ़ में के नाम से जाना जाता है।
अगला है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथन में से सही कथन को चुनिए। तो इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ये सही है, बाकी गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण में भूमि उपयोगी नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है। अलग है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो वह होती है जलोढ़ मिट्टी द्वारा। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कछारी मतलब जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र भर में फैला है? तो वह है जलोढ़ मिट्टियाँ। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट की होती है। धुमधी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अगला है मिट्टी विविध, तो इसमें देखते हैं। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टियाँ भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायंत्री शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। अगला है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, तो ये देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी पर्वत एरिया में पाई जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर्वत और जलोढ़ मिट्टी, ये उत्तर प्रदेश वगैरह साइड, पंजाब साइड लाल मिट्टियाँ ये देख सकते हैं। और काली मिट्टी ये जो सीधी है, जो ये मध्य प्रदेश साइड। और लेटराइट मिट्टी ब्लैक एरिया में है, बलुई मिट्टी अब देख सकते हैं जो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टियाँ जो होती हैं हिमालय क्षेत्रीय घाटियों में पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, और लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसका मात्रा अधिक है? तो वह है कैल्शियम की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह है मटर। उसके बाद है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वह है उड़द। और उसके बाद भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट है भारतीय मृदाओं के जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो पहला तो गलत है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस नहीं पाया जाता। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस का अभाव रहता है। और कारेवस मृत्तिका जो जाफरान केसर के स्थानिक प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है वह है कश्मीर के हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो मिलती है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कण का ब्याज 0.002 मिमी कम होता है? तो वह है मृत्तिका। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मिट्टी अधिकांश भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो किस मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता के तथा पीएच का मान का अधिक होना क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अम्लीय क्षारीय मृदा मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। सामान्य फसलें उगाने वाली मृदा का पीएच जो है 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तेजाबी मृदा या अवसादी प्रकृति की होती हैं। मिट्टियाँ लैटराइट या लौहमय लाल या अन्य लाल समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृतिक अम्लीय सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और क्षारों की बेस की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग करते हैं और क्षारीय मिट्टी को
मिट्टी शुष्क भागों में दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में होती है। जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खर्रेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित कथन पर ऊसर की मिट्टी के संबंध में बताइए। तो इसमें चूने का प्रयोग इसे सुधारा जा सकता है? नहीं, ऊसर को नहीं सुधारा जाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ये जो है दूसरा तीसरा सही है। अगला है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका मान 6 या 7 का होना चाहिए। और अगला है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो उसमें चूना का उपयोग किया जाता है। स्लाइम का मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है? तो है जिप्सम। अगला भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। और अगला है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात में। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। और मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह भूमि मृदाओं का पारगम्य बना देता है। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र वह है गुजरात में। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। और मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह है यह कुछ मृदाओं को पारगम्य बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। और मृदा अपरदन एवं सुधार के लिए क्या है? तो प्राकृतिक अभिज्ञता, जलवायु, पवन और द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिनमें निर्वीकरण, डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, वैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों का प्राकृतिक अपवाह का परिवर्तन होता है। तो चलिए क्वेश्चन थ्रू कर लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। तो भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है? तो वह शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो वह है चंबल घाटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो वह है मुरैना में। और नेक्स्ट है चंबल घाटी की खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो वह है अवनालिका का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो पहला है असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और नालिका अपरदन। तो ये है असफाल अपरदन क्या होता है? वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को असफाल, बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। परत अपरदन जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है। रील अपरदन जब मिट्टी के छोर एवं कम गहरी नालिका बन जाती है। और नालिका अपरदन जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। धारा चैनल अपरदन जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि स्थिर ढाल प्राप्त न हो जाए। कृषि भूमि के किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र होता है? तो वह है सोरघम की फसल उगाने से। नेक्स्ट है कौन से तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो वह बीज संशोधन। नेक्स्ट है फसल चक्र आवश्यक है? तो आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए। मृदा संरक्षण के निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायुरोध। तो इसमें जो पहला और तीसरा चौथा सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है वेदिका कृषि, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। तो केवल दूसरा सही है, वनोन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो वनरोपण द्वारा। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम व शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति।
तो प्राकृतिक वनस्पति में वो पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। उनमें अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार डाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनों के प्रकार और कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करने से, जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और चौथा वेलांचली एवं अनुपवन, और पांचवा है मोन्टास फॉरेस्ट। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये देख सकते हैं। तो वेलांचली अनुपवन जो ब्लैक है, और जो बूंदी बूंदी टाइप का है पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन ऊपर है। उसके बाद जो बीच में देख रहे हो आप, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन क्या होते हैं। तो ये वन अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में पाए जाते हैं। क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण इन वन बड़े सघन और ऊंचे होते हैं। विभिन्न जातियों के वृक्षों के पत्तों के गिरने के समय भिन्न भिन्न होती हैं, जिन कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम तटीय 55 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस और आयरनवुड है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य रूप से सिरार, होलक जैसे कैल प्रजाति वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये वन भारत में बहुतायत पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। साल, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदान वाले भागों में पाए जाते हैं। तो अगला है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70% से कम वर्षा होती है, और इसमें खजूर, यूरोफोरी, बबूर, बेर, नागफनी ये सब होते हैं। वेलांचली या लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट क्या होता है। ये भारत के वेलांचली या अनुपवनों का विकास मुख्यतः आर्द्रभूमि जैसे टेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय के लैगून व आर्द्रभूमि राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि, गुजरात के पूर्व राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, भारत के पूर्वी तट पर टेल्टाई आर्द्रभूमि वाले लैगून और गंगा मैदानी भागों में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनुरूप क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां हैं। मैंग्रोव वनस्पति लवड़ी, दलदली, ज्वारी, क्रीक, पंख मैदानों और ज्वारनदमुख की तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब माउंटेन्स फॉरेस्ट क्या होता है, जो माउंटेन में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलिए ये देख लीजिए वन का प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन 2.61 पर है, और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार 9.27, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 17.65। और देख सकते हैं इन सबका स्थिति याद कर लीजिए। अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए भोजपत्र वृक्ष मिलता है, वो मिलता है हिमालय में, और इसमें पौधों को पूछ लेते हैं कौन सा कहाँ पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी प्रयोग किया जाता है, तो वह खैर का। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पीसीएस ने पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। और नेक्स्ट है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, तो वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है। तापमान गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का उपजाऊपन होना और तेज हवा। तो इसमें जो है 1, 2, 3 सही, तेज हवा कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई पर मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। और नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, वह है वन। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है, तो वह है देवदार का। उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, तो वह है छत्तीसगढ़। तो सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम पश्चिम तटीय क्षेत्र हैं, जबकि छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो सागौन का वन जो है झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन का वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। निम्न में से किसे पौधों में फूल नहीं होता है, तो वह फर्न में पौधों में फूल नहीं होता है। पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। कि पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। नेक्स्ट है एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच का अंतर है, तो इसका अंतर है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान वाले अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है। नेक्स्ट है सागौन है हिमालय की तराई, देवदार है मध्य भारत है, और सुंदरी है सुंदरवन, सिनकोना हिमालय के क्षेत्र हैं। तो इसमें मिलान करना है, तो मिलान जो होगा A2 हो जाएगा। A2 मतलब सागौन जो होता है वो मध्य भारत में, देवदार हिमालय की तराई में, और इसमें जो सुंदरी हिमालय के क्षेत्र में, सिनकोना सुंदरवन में। तो ये है D1 होगा। D1 मतलब हिमालय की तराई में होगा, और जो C3 होगा, C3 मतलब सुंदरी सुंदरवन में होगा। तो यहाँ पर दिया है मिलान, देख लीजिए आप। निम्नलिखित युगों पर कौन सा एक सही सुमेलित है, तो उसमें डी वाला सुंदरी पश्चिम बंगाल सुंदरवन में है। टी के जो है जम्मू कश्मीर में, देवदार मध्य प्रदेश में, चंदन काष्ठ जो है केरल में है, ये गलत है। तो अगला देखेंगे, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन कहाँ पर है, तो ये है अर्धपर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय, एक मिनट क्या ही हो रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं जो है मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन जो पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ए। UPPC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये भी मिलान करना, मिलान वाले यहाँ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सेम साइलेंट वैली में शंकु वृक्ष, शंकु वन पाए जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में, या पतझड़ वन राजस्थान में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट, और लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, वो पश्चिम आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तट में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो वह सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर देवदार पाया जाता है। उसके बाद है दिए गए मानचित्र को देखिए। 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ तब कौन से क्षेत्र हैं, वह है 3 के साखू वन, तीसरा है साखून वन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया, तो वह है मध्य प्रदेश के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, तो वह है महोगनी। महोगनी हिमालय की जाति नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो वह है खेजरी। सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी। खेजरी वृक्ष का मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है मिलान करना है, ये जो है आचरा रत्नागिरी जो है ये है तमिलनाडु में। कुंडापुर जो है वो है कर्नाटक में। पिचवरम केरल में नहीं, पिचवरम जो है
ये है पिचवरम तमिलनाडु में। अच्छा, ये चौथे में था, ये तो महाराष्ट्र में था, पिचवरम जो है तमिलनाडु में है, और वेम्बनाड वेम्बनाड है केरल में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ देखिए, अचरत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिंचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल में, ना कि कर्नाटक में। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, तो वह असम और केरल में है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो वह है मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र घेरा है? तो वह है पश्चिम चंपारण। उसके बाद खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो वह भी है 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और सिंचाई एवं नहरें, सिंचाई एवं नहरें, ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। सिंचाई एवं नहरें, तो भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पश्चिम हिमालय तथा उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। उच्च तापमान और वाष्पोत्सर्जन और बोई गई फसलों हेतु मृदा नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको सिंचाई को हम क्या ही पढ़ें, चलिए क्वेश्चन के थ्रू तो सॉल्व हो ही जाएगा आपका, तो सब कुछ बताया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। तो पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी है? तो वह है जुड़ी कृष्णा और कावेरी नदी से, गोदावरी नदी से। तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र सही है। तो कौन सुमेलित नहीं? जवाई परियोजना तमिलनाडु से नहीं बल्कि राजस्थान की लूनी की सहायक नदी जवाई से संबंधित है। अगला है कथन कारण। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन जो है तालाब है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। तो ये कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। नेक्स्ट है भारत में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती, बिल्कुल सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, नहीं है, नलकूप है, बाकी सब सही होगा। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है? तो वह हरियाणा में 96.91% सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में 83.17 होती है, और मध्य प्रदेश में 56.25 होती है, और महाराष्ट्र में 17.13% होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है, वह है पंजाब। उसके बाद है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मृदा से उर्वर पोषक हानि कम की जा सकती है, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन। इनमें कुछ कृषि क्षेत्रों में मौसम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो यह है पहला और तीसरा। तो ये वर्षाधीन खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत है। अगला है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, यह PWP सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो वह हुआ सरयू पार मैदान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप होती है? तो वह होती है उत्तर प्रदेश में। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। आगे है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों में दिखाया गया राज्यों के सिंचाई के मतलब बताता है? तो चलिए ये 4, 3, 2, 1 मतलब सिंचाई क्षेत्र में कहाँ सबसे अधिक होता है, कहाँ उसके बाद होता है, इसके बारे में बताया गया है। भारत में माला नहर के तंत्र को प्रस्तावित किया था वह दिनसा जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को मनाया जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो वह पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना से। तो माइनर सिंचाई परियोजना इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल आता है, इसमें कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई ये सब आती हैं। तो फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो वह लगभग 4000 क्यूसेक। और मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है, और सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये निकलती है गंडक से। और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है गांधी सागर बांध से, भाखड़ा बांध से, तो हरिके बैराज बांध से है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो वह है ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो वह निकलती है ब्यास और सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कौन सा है? सतलज और हरिके बांध से है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास और सतलज से। तो ब्यास रावी और सतलज से, चिनाब से नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पौंग बांध के जल को उपयोग करती है? तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंगा नहर। और गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, तो वह है 1927 में। शारदा सहायक समाज देश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या लक्ष्यों के दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाता है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि चक्र प्रयोग के प्रारूप को बदलता है, भू प्रबंधन का सुधार करता है। तो ये हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये सत्य नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता, अतः कथन गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी से भाग से होता है, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो यह नरौरा में। अगला है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र सिंचित की होती है? तो वह है त्रिवेणी नहर से। और हरियाली एक नई योजना है किसकी? एक मिनट, हरियाली जो नई योजना है, ये है बंजर भूमि के विकास से। नेक्स्ट है, हरियाली योजना संबंधित है, तो ये बंजर भूमि के जल प्रबंधन से। और है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का क्या लाभ है? तो इसमें लाभ है, मृदा के बह जाने से का रोकथाम होता है, वर्षा जल संग्रहण, भौम जल स्तर का पुनर्भरण होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ये, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कृषि मंत्रालय और मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय और वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कौन सा सुमेलित है? इसमें कोई सुमेलित नहीं है। तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो होता है DPAP, ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP तीनों ही भूमि संसाधन विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम है। इन्हें फरवरी 2009 के परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग है। और वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। खरपतवार में कमी, मृदा रवर्ता में कमी और मृदा अपरदन में कमी। तो पहला और तीसरा सही है, खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन कमी, ये सब उत्तर हैं ड्रिप सिंचाई के। नेक्स्ट है, बकिंघम नहर स्थित है, तो यह नहर स्थित कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो वह कृषि क्षेत्र का। अगला है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन और गंगा बेसिन से। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और सर्वप्रथम 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी से, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर, 20 उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध और बैराज बनाने की घोषणा की गई। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इसका निर्माण जलाशय स्तर में इतना मेगावाट ये सब है, मध्य प्रदेश में, गुजरात वगैरह में, तो ये सब देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन से करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है? तो वह है नर्मदा नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर सर्वाधिक लाभ मिलता है? तो मिलता है मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो वह है मेघा पाटकर। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वह है बाढ़ सागर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो वह है इंदिरा सागर पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो वह है नर्मदा नदी पर।
उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो वह कर रहा है सरदार सरोवर का। भाखड़ा नागल बांध क्या है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इनके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना किसकी है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। कौन सा राज्य बहुसमूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है सतलज नदी पर। कावेरी नदी पर बंदे बांध की बात करें तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के सिंद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य केंद्र शासित राज्य में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो वह है शिवसमुद्रम। उसके बाद है शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो वह स्थित है कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में संबंधित है? तो वह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी में। और तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? तो वह संबंधित है कावेरी से। नागार्जुन सागर बांध है तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तेलंगाना नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले मध्य निर्मित एवं इस परियोजना के माध्यम नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मत और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। अगला है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर स्थित है तो वह स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो वह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। वह उद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और वर्ष 1957 में पूरा हुआ था। हीराकुंड बांध सबलपुर में 15 किलोमीटर उत्तर में 61 मीटर की ऊंचाई पर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। नेक्स्ट है महानदी पर निर्मित बांध का निर्माण है हीराकुंड। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना नदी में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप महासागर बांध एवं जवाहर सागर बांध निर्मित किए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम है। अगला है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो वह बांध है गांधी सागर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो वह है चंबल नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो वह चंबल परियोजना का। अगला है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना में संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर है, गोविंद सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो वह है गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर तीसरा चौथा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो बना है राणा प्रताप सागर। टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर भागीरथी भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण है इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति एवं पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े मामले। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। और टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो वह भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है भागीरथी पर टिहरी बांध बना है
वो बना है गंगा नदी पर। हाँ, टिहरी बांध बना है गंगा नदी पर। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नदी भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है इसलिए। अगला है ये टिहरी बांध के स्थान के चित्र किया दिया गया है, इसमें बताना है का टिहरी बांध कहाँ पर है। तो एक कोटेश्वर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ सी में। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। तो ठीक है, तो दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ प्रदूषण कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी के आधार पर की गई है और दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। पैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों के निर्माण दामोदर की सहायक नदी बनाकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरम जिले के बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। कोनार बांध कोनार नदी हजारीबाग जिले दामोदर संगम के 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। मैथान बराकर नदी पर धनबाद झारखंड बनाया गया है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तिलैया बांध इस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर। तिलैया बराकर। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर। और कथन कारण है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के मुख्य दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है और कारण है दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है। इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विविध परियोजनाओं के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।